जो सबसे बड़े नेता राविंद्रजीत सिंह हैं, वो बहुत खफा उसे वो रहे हैं। चाहे वो मंत्री हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी सरकार में बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं रही, उनकी सरकार में ज्यादा चली नहीं। और वो अपनी बेकदरी को लेकर यदाकदा अलग अलग मंचों से अपनी स्टेटमेंट्स भी इस बारे में देते रहे। और जैसे 70 से 75% जाटों की बात की है, वो बिल्कुल सही बात है। जाट समाज इस बार एकमुश्त हो गया है और उसका बड़ा कारण यही है कि इलेक्शन जो है बाइपोलर है। शायद मदन जी कहते हैं कि ये चुनाव 2004 के जैसा है। ये बिल्कुल 2004 के जैसा चुनाव है, जब कांग्रेस पार्टी 67 सीट्स लेके आई थी और आईएनएलडी जो सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त थी, उसको 9 सीट पर समेट दिया था। ये केवल ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ चुनाव दिख रहा है। बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है और शहरी और मूल रूप से जो वोटर बीजेपी का शहरी वोटर होता है, इस बार उस वोट में भी कहीं ना कहीं सेंध लगती हुई दिख रही है। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी की जो टैक्सेशन को लेकर पॉलिसीज रही हैं, उन्होंने जिस तरह से पॉलिसी बनाई, आशुतोष जी, ये मिस गवर्नेंस का काम है। सबसे ज्यादा लोगों की नाराजगी जो है वो मिस गवर्नेंस को लेकर है। बीजेपी ने अगर टैक्स के संबंधित एक पॉलिसी बनाई कि इस प्रोडक्ट पे आपको इतना टैक्स देना है, जीएसटी देनी है, तो उसी पे एक इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला भी आ गया, जिसकी वजह से ग्रामीण ये जो कारोबारी लोग थे, उन्होंने जब उसके फीडबैक के लिए सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, तो सरकार की तरफ से उसका रिड्रेसल नहीं मिला। उन्होंने लोकल एमएलए से बात की, लोकल एमएलए ने हाथ खड़े कर दिए, मेरी चलती नहीं है। मंत्री ने कहा कि ये तो चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, पूरा कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी कर रहा था। और रिड्रेसल का जो इशू था, वो सबसे बड़ा मसला रहा। कंप्लेंट सुनने वाला कोई नहीं रहा। पॉलिसीज बीजेपी ने चलाई, लेकिन पॉलिसीज में जो प्रॉब्लम्स आई, जो कमी आई, उनको सुधारने के लिए कोई रास्ता नहीं बना। यही समस्या बेरोजगारों के साथ हुई। अब एक मिनट लूंगा मैं आपका। सीईटी का उन्होंने एक एग्जाम शुरू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सी और डी ग्रेड की नौकरियों के लिए। वो उनका प्लानिंग थी कि साल में हर साल होगा, ये एक बार होगा, लेकिन वो एक बार साल से लेकर आज तक वो नहीं हुआ। और 2021 में जो पॉलिसी आई थी, 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें भर्तियां आज तक नहीं हुई है। उस फॉर्म को भरने वाले बच्चों की संख्या 12 लाख थी। देखिए, 12 लाख की जो संख्या थी, वो आज भी इंतजार कर रही है कि उनको नौकरी मिल जाए। तो और वो संख्या जाहिर है अगले 3-4 साल में बढ़ी है। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिसी जरूर आई, लेकिन मिस गवर्नेंस के चलते उनको हैंडल करने में बीजेपी जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई। और एक और जो बड़ा इश्यू जो अभी हम बात कर रहे थे, कल 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की है, आशुतोष जी, जिसमें यह बताया गया कि हरियाणा के 22 में से 13 जिले हरियाणा के, यानी कि आधे से ज्यादा हरियाणा, वो आज नशे की चपेट में है। तो केवल, और ये समस्या केवल पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस ग्रिप में आ गई हैं। आमतौर पर ऐसा समझा जाता था पहले हरियाणा में, इस रिपोर्ट के पहले, खासतौर पर हम जैसे लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, कि ये जो नशे की जो इशू है, ये केवल पंजाब से जुड़े इलाकों में है। लेकिन अब जो हमने देखा है, तो ये रोड बेल्ट से लेकर दूर दराज के भिवानी महेंद्रगढ़ तक ये फैला हुआ है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके चलते लोगों में नाराजगी है, सरकार हर स्तर पर फेल हुई है, और लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है। और ये लोक पोल का सर्वे की एक और बात बताऊं आशुतोष जी, ये लोक पोल का सर्वे जब किया गया है, मुझे लगता है ये इसके अंदर 3 चीजें नहीं जोड़ी गई होंगी, क्योंकि ये इस बीच में आई है पिछले 2-3 दिन में, जिसमें एक तो महान कंगना रनौत का बयान है, जो किसानों के बारे में उन्होंने सम्मान पूर्वक दिया। दूसरा, ईडी की जो रेड पड़ी है, ईडी का जो अटैच की है प्रॉपर्टी, जिसमें ना चाहते हुए, जरूरत के बिना हुड्डा का नाम लिया गया है। हुड्डा का उस मामले में ना इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एफआईआर में नाम उन्होंने 2 साल मामले के शुरू होने के बाद दर्ज कर लिया था। और तीसरा, अभी रोहतक में कल जो एक पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट एसपी को धमकाते हुए कहा है कि 1 महीने बाद जब सरकार बदलेगी तो हम लोग आपको देख लेंगे। तो इस तरह की चीजें अभी फैक्टर इन, मुझे लगता है, उस लोक पोल के सर्वे में नहीं हुई होंगी। अगर ये भी जोड़ ली जाएंगी तो हालात, मुझे लगता है, बीजेपी के लिए और खराब होंगे। बिल्कुल।